डायस पर तशरीफ फरमा है शख्सियात और ख़वातीन हज़रात, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, कहीं बजती है शहनाई, कहीं मातम भी होते हैं। मैंने बात इसलिए कही कि आज खान अब्दुल गफ्फार खान की यौम पैदाइश है। खुशी का दिन है कि आज इस अजीम शख्सियत पैदा हुई थी जिसने बर सगीर में इनकलाब बर्पा किया। मैं गुजारिश करूंगा, लोग जो पीछे ही क्यों बैठना पसंद कर रहे हैं, आगे आ जाएं। इतनी जगह है यहाँ पे, पहले इसको अगर जरा सा तशरीफ लाएं, आगे आ जाएं। सारे लोग पीछे ही बैठना पसंद क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे की सफ में आ जाएं, कोई जहमत थोड़ी होगी, बराए मेहरबानी। तो ताकि अच्छा लगे, है ना। खाली है अच्छा भी नहीं लगता, जो मुकर्रिर होता है कि भाई प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आ जाइए, नहीं तो मुमताज साहब फिर बीच में खड़े हो गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि दूसरे हमारे जो सीनियर मुकर्रिरीन हैं जिनको सुनना हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, उनके बीच में नहीं खड़ा होना पड़े। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सैयद जलालुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और माइनॉरिटी सेल के उसके इंचार्ज। ये प्रोग्राम जलालुद्दीन साहब और दूसरे हजरात से मिलकर एक बॉडी है, उसके तहत इन्होंने मुनाक़िद किया। और इत्तेफाक की बात देखिए कि यही प्रोग्राम इन्होंने बॉम्बे में भी रखा था। बुनियानी साहब को भी वहां होना था, मुझे भी वहां इस्लाम जिमखाना में होना था, लेकिन उसी दिन एयर क्रैश हुआ और हमारे बीच से अजीत पवार जी चले गए। ये प्रोग्राम पहले से शेड्यूल था, अगर मैं गलत नहीं तो आज वो प्रोग्राम हो रहा है। वक्त कम है, इसलिए मैं बहुत लंबी कोई बात नहीं करना चाहूंगा, इसलिए कि जब गया क़यामत का बात पहुंची इतनी जवानी तक, तो मैं उन फसानों को छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन चूंकि अजीत पवार जी की श्रद्धांजलि का भी आज है, रखा है उन्होंने, तो मैं उनके ताल्लुक से 4 मिसरे उनको नज़्म करना चाहता हूं कि ये आज कौन दिलो जां पे छाए जाता है, ये कौन बज़्म को बेखुद बनाए जाता है, ये किसकी याद से महफिल हुई उदास उदास, ये किसका जिक्र हर एक को रुलाए जाता है। हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू में एक इंसान चला गया। दिन मुकर्रर है, लाई हयात आए खजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। आज हम हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें हैं। अच्छे लोग जब भी दुनिया से जाते हैं उनको याद किया जाता है और याद किया जाएगा अजीत पवार जी को भी। यहां पर जो जंट्री है, जो मेरी निगाह उठ रही है और मैं देख रहा हूं, वो गालिबन एक सवाल उसके दिमाग में आया होगा कि अजीत पवार जी की बात मैं कर रहा हूं। अजीत पवार जी तो उसी पार्टी से मुंसलिक रहे, उनका अलायंस था जिस पार्टी की मैं मुस्तकिल सुबह शाम बुराई करता हूं या उसकी नफरतों की जो सियासत उससे लड़ता रहता हूं। लेकिन अगर खुद एतमादी हो तो आदमी कहीं पर रहकर के अपनी बात कह सकता है, कम काम कर सकता है। मैंने ये देखा, मेरी बात जलाल साहब से होती रहती थी। ये पैदाइशी तौर पर फिरका परस्ती की सियासत से दूर और अकलियतों के लिए लड़ते रहे हैं। तो जब इन्होंने ज्वाइन किया तो मैंने कहा कि अरे भाई आप कहां जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पूरी आजादी है। मुझे शुबा हुआ, मैंने कहा देखता हूं, लेकिन मैंने देखा कि इनकी उस अप्रोच में कहीं लफ्जिश नहीं आई। तो ये जब ही मुमकिन है जब छूट हो ऊपर से कुछ बात कहने की, वरना मुमकिन नहीं होती है ये बात उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि अभी जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की फिरका परस्त सियासत की, तो लोग कहते हैं कि चंद लोग हैं
ये चंद लोग थाने में जाके थप्पड़ नहीं मार सकते अगर ऊपर से इनको इशारा ना हो। ये आज का जो मौजू है आइडिया ऑफ इंडिया, अब खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में अगर कोई बात कही जाएगी तो किताब नहीं किताबें और अलमारी भर जाएगी, इतना उनके जिंदगी के बारे में कहा जा सकता है। लेकिन आपने कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो, सरहदी गांधी या महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल, हिंदुस्तान के सबसे अव्वल के जो आजादी के लीडर थे। आइडिया ऑफ इंडिया क्या था और क्या है, क्या होना चाहिए? आइडिया ऑफ इंडिया सिर्फ इतना है, सिर्फ उसको समेट के कहा जाए, वरना तो बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी। मेरा अक्सर इख्तलाफ रहता है दानिश्वरों से, थोड़ा सा उनका मामला यह है कि वो कहते हैं कि फलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। मेरा मामला दूसरा है। मैं कहता हूं कि कहानी देवमाला की न कहिए देववाणी में, वो बातें कीजिए जिसको समझ सकता हो इंसान ही। तो मैं तो बराह रास्त बात करता हूं। आइडिया ऑफ इंडिया, किस तरह का हिंदुस्तान खान अब्दुल गफ्फार खान चाहते थे, उसके तवज्जुह से बात हो रही है। सरहदी गांधी या महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू या दूसरे लीडर किस तरह का हिंदुस्तान चाहते थे, जहां सारे मज़ाहिब के लोग मिलकर के रहें, जहां एकता हो, जहां जात पात में कोई तकलीफ तफरीक ना हो, जहां सबको आजादी है। और उन तमाम आइडियाज को हिंदुस्तान, आइडिया ऑफ इंडिया, उसको समेट करके हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया। एक आइन बना, किसी शख्स ने वाहिद ने बैठ करके नहीं लिखा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। कमेटियां बनी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाई अपनी मीटिंग में, 22 कमेटियां थी। सबने अपनी अपनी सब्सटेंशियल मैटर्स के लिए भी, प्रोसीजरल मैटर के लिए भी, किसी के लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, किसी को राजेंद्र पटेल, किसी कोई सरदार पटेल, कोई राजेंद्र प्रसाद। वो तमाम समेट करके वो जब आई ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, और 1935 का एक्ट पहले से मौजूद था, उसमें अमेरिका से और जापान से और जर्मनी से और ऑस्ट्रेलिया से हर जगह से निकाल करके मामला आया। और ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने जब आया तो ड्राफ्टिंग कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, और फिर उसको ड्राफ्ट किया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गया, वहां बहस हुई और तब उसको अडॉप्ट किया गया। मैंने ये बात इसलिए कही कि बड़ी मुश्किल से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सींचा है इसे खून से हम कृष्ण लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर सारी आइडिया ऑफ इंडिया मौजूद है, सारा फंडामेंटल राइट्स है। प्रेमोल से बात शुरू होती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये सब यहां जो जेंट्री बैठी हुई है सब जानती है, मैं तो खाली रिमाइंड कर रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना क्या है, कैसे? मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत जैसा कहा करता हूं, यहां पर बहुत सारे वकील हैं, मैं देख रहा हूं, और आप हजरात भी अगर डिग्री नहीं होगी तो भी वकील से कम नहीं। तो जब स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने जाते हैं तो वहां होता है, व्हाट आर जनाब साहब खुद एडवोकेट, व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड इन मैटर। वकील आता है हमारे पास तो कहता है हमारे 4 भाई थे, एक चला गया, वो अमेरिका सिटीजन हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां से लौटा नहीं, एक मर गया, अपना हो गया, उसके 3 हमारी कोई मामला नहीं। हम उससे कहते हैं वेयर इज द आर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का आर्डर दिखाइए, उसके आगे की बात कीजिए। तो मैं जब इस तरह की महफिल में आता हूं, वक्त नहीं है वरना तो मैं खुद तफसील से गुफ्तगू करता कि इस पे बात होनी चाहिए कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। धरा क्या है फैला है देखो उनकी दास्तानों में, सोच उसको कि जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, धरा क्या है भला है देखो उनकी दास्तान में। यह मुल्क सबका है,
सारे मज़ाहिब के मानने वालों का, सारी जबानों के मानने वालों का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के जब नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं तो तरह तरह के लोग, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई अलग खाता है, कोई कुछ खाता है। ये सब है मिलजुल के बरंगे शीर और शक्ल दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। यह हिंदुस्तान है, यह आइडिया ऑफ इंडिया है। आज हम कहां खड़े हैं? आज हम वहां खड़े हैं कि अभी मेरे सामने जान दयाल साहब ने तस्करा किया था उत्तराखंड का। मकानात आपको पता है पहाड़ों पे ऐसे बनते हैं, नीचे बेसमेंट था, 3 मंजिला मकान था। मालूम हुआ कि साहब वो पुलिस को लेकर के पहुंच गए कि साहब यहां नमाज पढ़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाई नमाज इस तरह से तो नहीं, ये कमरा है, खोलिए। कमरा खोलवाया। उन्होंने कहा कि ऊपर जो है 3 मंजिला है, यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, ऊपर से आ जाते हैं, और ये जो बगल वाली बिल्डिंग की है यहाँ भी कोई मस्जिद नहीं, वो भी आ जाते हैं, इत्तेफाक वो भी मुसलमान। जैसे उनके मुंह से निकला कि जैसे आप लोग भी कहीं मंदिर नहीं होता तो कहीं उसके पास पीपल के पेड़ के पास इस तरह से रख करके आप भी पूजा कर लेते। उसने कहा सुन, ये देवभूमि है, हम पढ़ेंगे, तू कैसे पढ़ेगा? हम यहां पहुंच गए। मेरा नाम जेड के फैजान है। अच्छा नहीं लगता मैं अगर कहूं, लेकिन सवाल यह है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हम नहीं खड़े होंगे तो हमारे साथ हमारे भाई कैसे खड़े होंगे? ये तो हमारे बिना आवाज उठा रहे हैं भाई। आई मस्ट, मैं इनको मुबारकबाद इनका मैं कितना शुक्रिया अदा करूं। लड़ रहे हैं बिना परवाह किए, बोल रहे हैं, मगर मुझे तो शिकायत, माफ कीजिएगा, आपसे। ऐसे आप तो यहां अपना भारती बैठे हुए हैदराबाद से वो या अपूर्वा नहीं है, यहां डॉक्टर दिस कुरैशी और कमर आलम से मेरा मतलब है। और मैं यहां तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, मैं अक्सर हमारे जो उलमा है उनसे बात करता हूं। अभी हालात ठीक नहीं है, अभी रुकिए, अभी मत बोलिए। मैंने कहा जब हालात ठीक हो जाएंगे तो बोलने की जरूरत क्या होगी। कमाल कर दिया। यू मस्ट लर्न द लेसन फ्रॉम 6। कहां खड़े हैं आप? पार्क में नमाज नहीं पढ़ सकते भाई, ठीक है, पार्क पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम कोई सवाल नहीं करते कि आप क्यों वहां पर मंदिर बनाए पड़े हैं, कोई सवाल नहीं, हम नहीं पढ़ते, या हमको नहीं पढ़ने दिया गया डंडा मारकर आ गए। अब जुमा के दिन जो थोड़ा रोड पर पढ़ लेते थे उनका ना, ये 20 मिनट 25 मिनट आप रोड जाम करते हैं, कमाल करते हैं। डर के मारे किसी ने अगर कहा कि साहब ऐसा है 200 किलोमीटर आप जाम करते हैं तो पुल बरसाया जाता है, उनका हम करेंगे? कहां खड़े हैं, कहां हम करेंगे? जो जो करना हो कर लो। जुमा के आ गए, मैं भी बॉम्बे में था इधर, तो वहां गया, मालूम अब जल्दी जाइए, गया तो गेट बंद। उन्होंने गेट बंद कर दिया अंदर से, अब दूसरी शिफ्ट होगी, एक भी आदमी नहीं आने पाएगा, रोड साफ, गेट बंद। अंदर आ गए। अब कहने लगे कि साहब अभी रोज देखते होंगे, अभी 4-5 दिन पहले आया, 12 आदमी बंद कर दिए, पुलिस पहुंच गई बरेली में। कि साहब वो नमाज पढ़ रहे थे घर के अंदर, कहले भैया छत पे पढ़ लीजिए। कहले छत पे पढ़ेंगे? अरे पूरा यहां से नजारा होता है, लोग देखते हैं, हमारी भावना आहत होती। मैं मयूर विहार में रहता हूं, आपको बता दूं, आपकी जानकारी में आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। वहां कब्रिस्तान है, बड़ा पुराना कब्रिस्तान, 300 400 500 पता नहीं कितने दिन का है। वहां कॉलोनी बने, तो कॉलोनी तो 1 किलोमीटर लंबी है, और उन्होंने इंक्रोच किया, मगर नक्शे से कैसे मिटा दे, लिहाजा बिहार का कब्रिस्तान है। वहां पर बंडावली वालों का ही है वो कब्रिस्तान। हम लोग तो घुसपैठी है, नए नए बना दिए गए मकान, उसमें फ्लैट लेके रह रहे हैं। अब वहां पर एक निकल गया भक्त, उसने पकड़ा एक चैनल है इंतहाई, क्या कहा जाए आप समझ गए हो, इसका नाम सुदर्शन है।
दूरदर्शन है, पता नहीं क्या है। वहां पहुंच गया उसने यस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि साहब जब यहां कोई मुर्दा दफन होने आता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं सफेद कपड़ा पहन करके, और हमारे बच्चे डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, लिहाजा इनको रोका जाए। एग्जैक्टली। इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूं, देखिए अगर मैंने इस तरह से बात की तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम यहां पर खड़े हुए, हम यहां खड़े हुए, एक बात और कह दूं, कहां खड़े? एक 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 बुनियानी जी, एक मकान, एक एक एक, एक दुकान पे, वहां यहां से वो जो इसकी दुकान होती है, कपड़े बेचते हैं सिले हुए, गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान। अब रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर अब वो अलग मसला, अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा इसकी जरूरत क्या थी? यहां कुछ अरबी लिखी हुई थी, वो जो टी शर्ट वगैरह होती है, वो दूसरा मसला है। फौरन हम पहुंच गए और पुलिस साथ में, पुलिस तो पहुंच जाएगी, वो तो है ही है, इशारा तो इशारा क्या खुल्लम खुल्ला है। पुलिस पहुंच गई उसको लेकर के कि साहब आपने जो ये लटकाए हुए हैं, बेच रहे हैं, इस पे अरबी छपी हुई है, हमारी भावना आहत होती है। कहां तक पीछे जाओगे? कहीं तो लिमिट होगी जहां कहोगे अब नहीं जाते। मेरा तो कहना यह है, हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर जो हैं वो फौरन जाकर के वहां मीटिंग करते हैं, कहते हैं हालात ठीक हो गए, मिले हैं, अब भागवत जी बदल रहे हैं, बीजेपी के लोग बदल रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अंजाम वफा भी देख लिया, अब किस लिए सरखम होता है, नाजुक मिजाज हुस्न बहुत सजदों में बरहम होता है। आपको करना क्या पड़ेगा? करना पड़ेगा, जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, पीयू मोदी एक बड़े लीडर हुआ करते थे, उन पर चार्ज था कि सीआईए एजेंट, कोई मान ही नहीं रहा था, सीआईए एजेंट, सीआईए एजेंट। एक दिन वो गले में पहन करके पट्टा बढ़िया सा, उन्होंने कहा आई एम सीआईए एजेंट, चलो भाई करो जो करना हो कर दो। दूसरा बताता हूं जी, इमाम बुखारी जामिया ग्राउंड में रैली हो रही थी, हर आदमी को दहशतगर्द, सीआईए एजेंट, तो मोदी थे ये आईएसआई एजेंट। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा आई एम आईएसआई एजेंट, पकड़ो मुझे। मुझसे जब कोई कहता है कि वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ते, तो मैं उनसे सफाई नहीं पेश करता। मैं कहता हूं आप पूछने वाले होते कौन? कानून दिखाइए, बताइए कि यहां पर पढ़ना लाजिम करार दिया गया है तो मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए करना चाहता हूं, बड़े जिम्मेदार लोग यहां पर मौजूद हैं। 1987 में रिपोर्ट हुआ है, 1986 में रिट पिटीशन एसएलपी फाइल हुई थी, ओपी चिन्नप्पा रेड्डी और एमएम दत्त की बेंच थी। नेशनल एंथम, आई रिपीट, नेशनल एंथम पढ़ने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता अगर वो आपके ख्यालात से, मतलब मज़ाहिब के उससे उनका टकराव होता है। और हमारे मज़ाहिब से उनका टकराव है कि नहीं है, हम तय करेंगे क्या, कौन तय करने वाले होते हैं? बुनियादी सवाल यह है। बड़ी लंबी बातें हैं ये, मैं अभी आपसे ही तो बात हो रही थी कि जब 2-3 स्पीकर बुलाए ना तो जरा मजा आता है बात करने में। बैटरी ऑफ स्पीकर क्या बात करूं? नहीं, तो मैं तो खाली ये कहना चाहूंगा, नहीं शुक्रिया बहुत, पड़ोसी का निभा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में मैं कुछ ज्यादा वक्त ले गया, तो सॉरी फॉर दैट। मैंने शुरू में ही कहा था कि दिन जब चल गया क़यामत का बात पहुंची तेरी जवानी तक, मैं कुछ छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल तो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं समेट करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जरूरी है कि ये सब तो है, होना क्या चाहिए?
होना ही चाहिए। मैं बड़ी नंगी बात करने जा रहा हूं। 95% जो ये मस्जिद धराशायी, ये कब्र वो धराशायी, खानका, दरगाह, मदरसा, फला ढेका, क्योंकि आपने उस पर बढ़ा रखा है 1 गज 2 गज 4 गज, बढ़ा तो है, सब बढ़ा रहे हैं, सब जा रहे थे कूचे अबरे बहार में। हमने भी खानकाह से बिस्तर उठा लिया। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब काबिज दखील। तो जो पिटीशन फाइल, पहले तो दरखास्त देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, ये मस्जिद गड़बड़ है, बढ़ी हुई है, ये खानकाह बढ़ी हुई है। प्रशासन खुद ही एक्शन में आ जाता है, ना आया तो कोर्ट चले जाते हैं, वहां से ऑर्डर हो जाता है। मेरा कहना यह कि जो पिटीशन पेंडिंग है पूरे मुल्क में होना चाहिए। यू आल्सो फाइल पिटीशन टू कोर्ट, मिल जाएगा इस संबंध में। किसी जज ने ऑर्डर किया था। ऐसा नहीं कि जुडिशरी को, अगर हम जुडिशरी पर सवाल खड़ा करते हैं तो जुडिशरी बिल्कुल खराब हो गई। आपको हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। हिम्मत क्या भाई, कोर्ट में पिटीशन डालने हैं, कोई हम भाषण देने पर तो पकड़े जा सकते हैं, कोर्ट में पिटीशन डालने पर क्या पकड़ेंगे भाई। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी और आपको हिम्मत से कहना पड़ेगा कि भाई हम अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं खाली इतना कह के अपनी बात कमेंट करना चाहता हूं कि सच के दुए बरहिमन, ये मुल्क सबका है, सारे लोगों का है, मिलजुल के चलना है। मिलजुल के चलना इस मुल्क का कंपल्शन है, मिलजुल करके चलना पड़ेगा। अगर हालात के रहेंगे तो कंट्री हेडिंग टू सिविल वार, मुझे कहने में कोई इंटेंशन नहीं है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं ये कह करके कि सच कह दुए बरहिमन, कर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने, अपनों से पैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया, वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर्जर न देवता है, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस के बाद छोड़े छोड़े तेरे फसाने। इसलिए गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दूरी मिटा दें, सोनी पड़ी हुई है मुद्दस्त दिल की बस्ती, एक नया शिवाला इस देश में बना दें, हर सुबह उसके गाएं मंत्रों मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं दिल की पिला दें, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति पीड़ित में। शुक्रिया।